नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो बिजनेसमैन है वो किस तरीके से एक सैलरीड एम्प्लॉय के मुकाबले कितना इनकम टैक्स बचाता है, किस तरीके से सैलरीड एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और उसी की जगह वही खर्चे अगर बिजनेसमैन करता है तो वो किस तरीके से इनकम टैक्स या जीएसटी जो है वो किस तरीके से सेव कर लेता है। आज मैं उसमें एग्जांपल भी दूंगा कि अगर सैलरीड एम्प्लॉय और बिजनेसमैन अगर दोनों एक कार खरीदते हैं तो बिजनेसमैन कितनी हद तक टैक्स सेव करता है और जो हमारा सैलरीड एम्प्लॉय है उनको कितने एग्जम्पशंस मिलते हैं। अगर वो मोबाइल खरीदता है, लाइक जैसे कि टीवी खरीद लेता है या फिर एसी खरीद लेता है, कंप्यूटर खरीदता है, डेस्कटॉप खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, तो सैलरीड एम्प्लॉय को कहाँ पे छूट मिलती है इनकम टैक्स में, पर हमारे बिजनेसमैन को कहाँ कहाँ पे छूट मिलती है और वो कितने हद तक टैक्स बचाते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ में। एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि 50 लाख रुपए साल की सैलरी कमा रहा है और एक हमारा बिजनेसमैन है जो कि सेम 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है एक साल का। अब दोनों का मन करा कि यार चलो एक कार लेकर के आते हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो एक टाटा सफारी कार लेकर के आते हैं जो कि 30 लाख रुपए में आती है। अब जो हमारा सैलरीड एम्प्लॉय है वो 30 लाख की कार लाएगा। मान लो उसने 20 लाख रुपए का फाइनेंस करवाया, दोनों ने 20-20 लाख रुपए का फाइनेंस करवाया, तो उस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे कंपैरिजन हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, एक साल का नहीं करेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट बनी 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए दोनों। मतलब कि जो एक कार दोनों खरीदते हैं तो 35.5 लाख की पड़ती है। पर अब जो हमारा सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर उसका कंप्यूटेशन इनकम टैक्स के हिसाब से हम देखें तो जो ब्याज उसने पे करा है, जो भी फाइनेंस करवाया, उसे इनकम टैक्स में वहां पे कोई छूट नहीं मिलती है। पर ऑन सेम ट्रैक अगर बिजनेसमैन को देखें तो उसके लिए वो एक फाइनेंस जो करवाया उस पे जो ब्याज वो क्लेम करेगा उस पे उसको 31.2% जो इनकम टैक्स होता है, 30% प्लस 4% एजुकेशन सेस, उसकी छूट मिलती है। तो यहाँ पे उसने कितना बचाया, 1,71,000 के करीब वो टैक्स सेव करेगा। दूसरा, जो कार पे डेप्रिसिएशन मिलता है, अब हमारे सैलरीड एम्प्लॉय को कोई डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज नहीं मिलती है, तो यहाँ पे वो टैक्स में कुछ भी सेव नहीं करता है। पर एक जो बिजनेसमैन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15% अगर इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन देखें तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी की पूरी कॉस्ट को यूज करेगा उसके अंदर, तो वो कितना टैक्स सेव करेगा यहाँ पे, तो वो 9,36,000 रुपए का टैक्स सेव करेगा। अब कार लेकर के आया है तो उसमें डीजल भी डलेगा, उसकी सर्विसिंग भी होगी, उसके इंश्योरेंस का खर्चा भी है, तो जितने भी मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, सर्विसिंग के खर्चे हो गए, मान लो के अनुमान अपन लगा के चलते कि 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो हमारा जो सैलरीड एम्प्लॉय है क्या उसको इनकम टैक्स में इन सब खर्चों की छूट मिलेगी? जी नहीं, इनकम टैक्स में सैलरीड एम्प्लॉय को इन सब खर्चों की कोई छूट नहीं मिलती है। क्या हमारे बिजनेसमैन को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। वो पूरी की एग्जम्पशन क्लेम करेगा, डीजल के भी बिल लगा देगा, सारे बिल लगाएगा, तो यहाँ पे 2.5 लाख के हिसाब से 78,000 रुपीज 31.2% टैक्स के हिसाब से वो इतने सेव करेगा। तो हमारे बिजनेसमैन ने कितना टैक्स सेव करा इस पे, तो वो आता है 11,85,000 के करीब का इसने यहाँ पे टैक्स सेव करा। हमारा सैलरीड एम्प्लॉय ने कितना टैक्स सेव करा? जी भाई साहब, यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय ने हमारा कुछ भी टैक्स सेव नहीं करा। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कार की कॉस्ट देखें तो हमारे बिजनेसमैन को वो कार की कॉस्ट कितनी पड़ती है, वो पड़ती है 26 लाख रुपीज के करीब। अगर उसने जितने की कार खरीदी है, जितना उसने इंटरेस्ट पे करा है, उसको ऐड कर दें, उसका जो भी खर्चा हुआ है उन सबको ऐड करके और जो टैक्स है वो माइनस करते हैं, तो 26 लाख रुपीज के करीब की कार पड़ती है। और हमारे सैलरीड एम्प्लॉय को कार कितने की पड़ेगी? भैया जितने की कार आई है और उस पर अगर उसने फाइनेंस करवाया तो उसके ब्याज को और जोड़ लो, तो इसको कार पड़ेगी 37 लाख रुपए की। मतलब कि एक बिजनेसमैन ने एक सैलरीड एम्प्लॉय के मुकाबले कितना बचाया है एक कार खरीदने में, तो वो बचाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 11,85,000 के करीब उसने यहाँ पे सेव किया है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर जो कार अपन ने बिजनेसमैन ने परचेस करी है वो तो उसने पर्सनल यूज में भी यूज करी होगी, तो क्या आप उसका भी डिडक्शन दे दोगे? देखो, अगर प्रैक्टिकल सेंस में बात करूं ना तो लोग उसमें पूरी कार का डिडक्शन लेते हैं। किसी को अगर कम करना होता है तो वो कुछ 10-15% ज्यादा से ज्यादा कम कर देता है, उससे ज्यादा कम करता नहीं है। और ये लिटिगेशन का मैटर रहता है और इसके ऊपर हमें मतलब कि एक कोई प्रॉपराइज्ड फॉर्मूला नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोल के रखा है कि आप 30% पर्सनल यूज में कर रहे हो या 35% पर्सनल यूज में कर रहे हो। तो वो असेसी के हिसाब से रहता है कि उसको उसमें पर्सनल यूज में कितना बताना है और उसके बिजनेस यूज में कितना बताना है। तो असेसी हमेशा वही काम करेगा जिसमें उसका ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव होएगा। तो अब अपन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो दोनों पर्सन, एक सैलरी वाला है और एक हमारा बिजनेसमैन है। अब इन्होंने क्या करा, आईफोन खरीद लिया, घर वालों के लिए भी 2-3 आईफोन खरीद लिए, लैपटॉप खरीदा, डेस्कटॉप खरीदा, एसी खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, ठीक है। तो ये सब खर्चे करे।
मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूँ कि 6 लाख रुपए तक का इन्होंने खर्चा करा होगा, दोनों ने खर्चा करा है, और उस पर 18% का जीएसटी अगर अपन जोड़ के देखें तो 7,08,000 रुपए तक का इन दोनों ने खर्चा करा। अब हमारे सैलरी वाले को कहीं पे कुछ एग्जम्पशन मिलेगी? जी, सैलरी वाले को कहीं पे कोई एग्जम्पशन इसकी नहीं मिलती है, वो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं बचाएगा। पर क्या बिजनेसमैन यहाँ पे कुछ टैक्स सेव करेगा? बिल्कुल करेगा। सबसे पहले तो वो जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, तो यहाँ पे अपनी 1,08,000 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट वो पूरी की पूरी ले लेगा। दूसरा, ये जितने भी आइटम इन्होंने परचेस करे हैं इस पे वो डेप्रीसिएशन क्लेम करेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी की सारी कॉस्ट को डेप्रीसिएशन में क्लेम करेगा, और वहां से उसे अगर 31.2% के हिसाब से 1,87,200 का वहां पे टैक्स सेव करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो बिजनेसमैन है उसने टोटल टैक्स सेविंग कितनी करी? तो वो करी 2,95,200 रुपीज की। हमारे सैलरीड एम्प्लॉय ने कितनी टैक्स सेविंग करी? भाई साहब उन्होंने कोई टैक्स सेविंग नहीं करी। तो ये सारा सामान इनको कितने का पड़ा? हमारे सैलरीड एम्प्लॉय को तो बड़ा 7,08,000 रुपए का। हमारे बिजनेसमैन को कितना पड़ा? तो वो पड़ा 4,12,800 रुपए का। तो यहाँ पे बिजनेसमैन इतना ज्यादा टैक्स सेव करता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो पर्सनल यूज की चीज है, तो आप प्रूफ करिए। ऑफिसर को बोलेंगे वो आप प्रूफ करके बताइए कि पर्सनल यूज की चीज, अगर वो 2 या 3 मोबाइल खरीद रहा है, कंपनी अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, तो वहां पे वो एक लिटिगेशन का मैटर है, पर इतने हाई लेवल तक मैटर जाते नहीं है, तो लोग इन सब लॉस का फायदा उठाते हैं, और एक बिजनेसमैन यहाँ पे इस तरीके से टैक्स को बचाता है। अब सैलरी वाले बोलेंगे कि सर हमारे तो आत्मा कलप गई है इतना सुनने के बाद कि हम कुछ भी टैक्स नहीं सेव कर रहे हैं, और बिजनेसमैन तो इतना टैक्स सेव करते हैं। अब यार मैं भी क्या कर सकता हूँ? जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, परेशान है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको टीडीएस कट के आएगा जी। तो अब हम दोनों के कंपटीशन की बात करते हैं कि सैलरी वाले को कहाँ पे छूट मिलती है इनकम टैक्स कंपटीशन के हिसाब से, और बिजनेसमैन को कहाँ छूट मिलती है। तो देखो दोनों का मैंने समझ के रखा, सैलरी वाले के 50 लाख रुपए की सैलरी और बिजनेसमैन का 50 लाख रुपए का प्रॉफिट। सैलरी वाले को एक फायदा है कि 50,000 रुपए का बेचारा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता, जो एक लॉलीपॉप गवर्नमेंट ने पकड़ा के रखा हुआ है। सैलरी वालों को, बिजनेसमैन को वो चीज नहीं मिलती है। पर अब अगर सैलरी वाला कोई रेंट पे कर रहा है तो उसे एचआरए का एग्जम्पशन मिलता है। एचआरए मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। पर वो बहुत लिमिट्स के थ्रू मिलता है। पर ये क्या होता है कि जो रेंट आप पे कर रहे हो, जहां पे घर में रह रहे हो, ये इसका एग्जम्पशन मिलता है। बिजनेसमैन वो कुछ भी ऑफिस है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, अगर वो वहां पे रेंट पे करता है तो उसे उसका अनलिमिटेड डिडक्शन मिलता है। वो जितना रेंट पे करेगा उसको उसका उतना रिडक्शन मिलेगा। दूसरा अपन बात करते हैं ट्रेवल की। ट्रेवल में अगर हमारे सैलरीड एम्प्लॉय से पूछे तो उन्हें एलटीए मिलता है, पर उसमें भी काफी सारी लिमिट है कि आप मतलब फॉरेन में नहीं जा सकते, आपको इंडिया में घूमना पड़ेगा, और काफी सारे उसके अंदर लिमिट्स आती है इनकम टैक्स के हिसाब से। पर जो हमारे बिजनेसमैन है वो जो ट्रेवल का डिडक्शन लेते हैं, हालांकि उसमें बोला गया है कि आप बिजनेस पर्पज से कहीं पे भी जा रहे हो तो आप पूरा का पूरा डिडक्शन ले सकते हो, पर इसको भी इजीली मैनिपुलेट करा जाता है। और यहाँ पे वो इंडिया में घूमे, फॉरेन में घूमे, 1 बार घूमे, 10 बार घूमे, कि कितना भी घूमे, वो बिजनेसमैन पूरा का पूरा डिडक्शन इस चीज के अंदर लेता ही लेता है। अब जैसे कि होम लोन का ब्याज है, तो अंडर सेक्शन 24 दोनों को 2-2 लाख रुपए का, सैलरी वाला हो कि बिजनेसमैन हो, डिडक्शन मिलता ही मिलता है। चैप्टर 6 के जितने भी डिडक्शन है, लाइक एटीसी, एटीडी और जितने भी डिडक्शन है, वो सब दोनों को मिल जाते हैं। देखिए जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसमें मैं मानता हूं कि सैलरी वालों को ज्यादा डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। एक बिजनेसमैन है, अगर वो ज्यादा भी कमाता है तो उसके पास में रास्ते बहुत सारे हैं, चाहे वो टैक्स प्लानिंग करके जाए या वो टैक्स इवेजन करके जाए, पर उसके पास रास्ते इतने सारे कि वो कहीं से कहीं ना कहीं से तो टैक्स बचा ही सकता है। और एक बात और बताता हूँ कि जब सैलरी वाला आता है ना, उसका आईटीआर का कंपटीशन बनाना है, तो बोला साहब हमारी इतनी सैलरी है, आप हमें बताइए कि इस पर टैक्स कितना लगेगा। और एक बिजनेसमैन आता है ना, तो वो ये बताते हैं कि साहब इस बार टैक्स में इतना भरूंगा, इस हिसाब से आप मेरा प्रॉफिट बनाओ और इस हिसाब से आप मेरे एक्सपेंसेस को प्लान करो। तो ये एक इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा तो है। तो अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्या यहाँ पे सैलरी वालों को और ज्यादा छूट मिलनी चाहिए और ज्यादा जो एग्जम्पशंस वगैरह है वो क्लेम कर सके, ऐसे कुछ रास्ते खुलने चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन डिपार्टमेंट को और बढ़ाना चाहिए। तो आप इस वीडियो में नीचे जाकर के कमेंट करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।